अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और आज चैप्टर नंबर 9 के थ्योरेटिकल पार्ट का लास्ट आर्टिकल जो है हम लोगों ने सीखना है, जो कि पोलराइजेशन के नाम से है। पोलराइजेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है स्टूडेंट्स। इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हमारी जो लाइट है वो वेव नेचर रखती है और उस वेव में उसकी जो नेचर है वो ट्रांसवर्स नेचर है। और फिर प्लेन पोलराइजेशन क्या है, लाइट की जनरेशन क्या है, किस तरह से जनरेट करती है, किस तरह से प्रोपोगेट करती है, और फिर इसी तरह से ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल्स क्या होते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है स्टूडेंट्स। चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की तरफ और इसका आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, पोलराइजेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं जो हमारी बुक में भी मेंशन्ड है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एंड है जहाँ पे हम लोगों ने एक स्ट्रिंग को अटैच किया हुआ है और ये स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा एंड है। इन दोनों एंड्स के दरमियान यहाँ पे लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसको मैं एक डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इस स्ट्रिंग को इस एक एंड से पकड़ते हैं, कोई भी एक स्टूडेंट है जो इसको स्ट्रिंग को यहाँ से पकड़ता है और अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे मूव करवाना शुरू कर देता है, डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सीखा था कि एक वेव बनती है और वो वेव जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करना शुरू कर देती है। अगर उस वेव को यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं रिप्रेजेंट करूँ एक सॉलिड लाइन से, तो स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से एक वेव बनेगी जो ट्रैवल करते करते आगे की तरफ चली जाएगी। अब स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि इस वेव के किसी भी अगर एक हिस्से को देखें तो उस हिस्से पे मौजूद जो पर्टिकुलर पार्टिकल है स्ट्रिंग का, वो अपनी जगह पे ऊपर और नीचे ऑसिलेट करता है और जो वेव है वो ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ जाती है। यानी इस केस में अगर हम लोग बात करें तो हमारी जो ये वेव है ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ जाएगी और हमारे पास कोई भी पॉइंट, कोई भी पार्टिकल अगर हम लोग ले लें तो वो ऑसिलेट करेगा अप एंड डाउन डायरेक्शन में। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एक पार्टिकल कंसीडर कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये पार्टिकल इस वक्त ऊपर है और ये वेव जब प्रोपोगेट करेगी, इस पार्टिकल ने मेन पोजीशन पे आना है और उसके बाद उसने नीचे की तरफ भी जाना है। तो ये दो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स जिनके दरमियान में हमारा ये पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट करता रहता है। यानी वेव जो है वो ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ जा रही है और ये पार्टिकल जो है अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहा है। और स्टूडेंट्स, याद करें हमने इसे ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव का नाम दिया था। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये सारे का सारा ये जो हम लोगों ने फिनोमिना अभी देखा, ये फिनोमिना एक एक्स वाई प्लेन के अंदर हो रहा है। अगर स्टूडेंट्स इसे मैं एक्स वाई प्लेन का नाम दे दूं तो ये हमारा एक्स एक्सिस लेट्स सपोज, और ये स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है। अब इसके अंदर अगर बात करें तो स्टूडेंट्स, हमारा ये जो ऑसिलेट करता हुआ पार्टिकल है ये एक्स वाई प्लेन के अंदर ऑसिलेट कर रहा है और हमारी जो वेव है वो ट्रैवल करते करते आगे की तरफ जा रही है। यानी ये जो सारा मामला हो रहा है ये एक प्लेन के अंदर हो रहा है। मैं इसको यहाँ पे लाइट बोर्ड के ऊपर आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो ड्रॉ करने का मतलब भी ये है कि ये एक प्लेन है। जो चीज़ ड्रॉ की जा सकती है किसी एक जगह के ऊपर, फ्लैट सरफेस के ऊपर, तो हम उसे कहते हैं कि वो टू डायमेंशनल है, वो एक प्लेन के अंदर है। तो यहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स हमें नज़र आ रहा है वो एक प्लेन है और इसमें ये जो वेक्टर हमें नज़र आ रहा है इस वक्त, ये एक ऐसा वेक्टर है जो ऑसिलेट करते हुए पार्टिकल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब स्टूडेंट्स, ये जो एक वेव हम लोगों ने इस जगह पे देखी है, हम कह सकते हैं कि ये वेव एक्स वाई प्लेन के अंदर मौजूद है, ये किसी और प्लेन में मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर इस तरह से कोई एक वेव हमारे पास मौजूद हो जो किसी एक प्लेन में हो, एक से ज़्यादा प्लेन्स के अंदर वो मौजूद ना हो, तो हम लोग कहते हैं कि वो ट्रांसवर्स वेव इस केस में वो प्लेन पोलराइज्ड है। यानी वो एक ही प्लेन के अंदर मौजूद है, एक से ज़्यादा प्लेन्स के अंदर वो मौजूद नहीं है। इस वजह से हम उसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड वेव कहते हैं, जो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। अब स्टूडेंट्स, इसको रिप्रेजेंट किया गया है हमारी बुक में भी। अगर आप देखें तो दो डिफरेंट फिगर्स के फॉर्म में ये एक्सप्लेन किया गया कि अगर आप किसी रोप को पकड़ के वर्टिकल एक्सिस के ऊपर ऑसिलेट कराएं तो जो वेव बनेगी वो वर्टिकल एक्सिस की डायरेक्शन में बन रही है और आप प्रोपोगेट करते हुए आगे की तरफ जा रही है, और एक जो हमने ऑसिलेशन की है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग की है। तो इन दोनों केसेस में जो वेव है वो एक ही प्लेन के अंदर मौजूद है। जैसे इस केस में ये जो वेव थी हमारे पास वो एक्स वाई प्लेन के अंदर मौजूद थी। दिस वेव इज प्रेजेंट इन एक्स वाई
प्लेन, इसके अंदर स्टूडेंट्स ये वेव हमारे पास मौजूद है। अब अगर आप इमेजिन करें ये जो सेकंड फिगर आपको दिखाई गई है, अगर हम इसमें जेड एक्सिस भी ड्रॉ कर लें तो जेड एक्सिस स्टूडेंट्स आपको पता है किस तरफ होगा। जेड एक्सिस जो है वो इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी अगर हम उसको ड्रॉ करते हैं तो वो यहाँ पे 2 डायमेंशंस में ड्रॉ तो नहीं हो सकता, उसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी तरफ होगी या मेरी तरफ होगी, इस प्लेन के पूरे परपेंडिकुलर होगी। तो स्टूडेंट्स फिर वो जो वेव हमारे पास नज़र आ रही होगी, जैसे इस केस में, अब इसको आप इमेजिन करें कि ये मेरी तरफ है, मैं इसे जेड एक्सिस का नाम दे देता हूँ, तो ये मेरी डायरेक्शन में है, तो फिर ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस आपको नज़र आ रही होगी ये एक्स जेड प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो अगर जो वेव है वो इस तरह से बनाई जा रही है, ऑसिलेशन जो एक्स और जेड एक्सिस में बन रही है, तो वो भी एक ही प्लेन के अंदर मौजूद है, लेकिन इस केस में जो वो प्लेन है वो एक्स जेड प्लेन है। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो दोनों वेव्स हमारे पास बन रही हैं, ये दोनों वेव्स एक ही प्लेन के अंदर बन रही हैं, जो फिगर में भी हमें नज़र आ रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर हम लाइट की तरफ आते हैं, लाइट जो है वो एक ऐसी वेव है जो जनरेट होती है या जो ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, वो ट्रैवल करती है ड्यू टू द ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। अब ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं ये किस तरह से ऑसिलेट करते हैं, तो स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि जब भी लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो एक प्लेन के अंदर हमारा एक फील्ड का वेक्टर ऑसिलेट करेगा। यानी अगर हम लोग कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो वाई एक्सिस जो है उसके अलोंग ऑसिलेट कर रहा है, और इसी तरह हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है। तो दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग दो फील्ड वेक्टर्स ऑसिलेट करते हैं, और उनके ऑसिलेशन के रिजल्टेंट के तौर पे हमारे पास जो लाइट है वो ट्रैवल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है। अब स्टूडेंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है यहाँ पे, यानी दो फील्ड वेक्टर्स हैं और उन दोनों फील्ड वेक्टर्स के रिजल्टेंट के तौर पे लाइट ने एक जगह से ट्रैवल करते हुए दूसरी जगह जाना है। अब वो लाइट जो है वो खुद किस तरह से बनेगी, लाइट भी एक फील्ड वेक्टर की फॉर्म में एक जगह से ट्रैवल करते हुए दूसरी जगह जा रही होती है। हम बिल्कुल उसको इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ट्रांसवर्स वेव की शक्ल में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइट भी ट्रांसवर्स वेव बनती है जब दो डिफरेंट फील्ड वेक्टर्स कंबाइन होते हैं, तो उनके कंबाइंड इफेक्ट से ये ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ जा रही होती है। तो स्टूडेंट्स अब वो जो लाइट हमारे पास बन रही है उसको भी हम इसी वेव की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम लोग अपनी ईज चाहते हैं, हम इसको ज़रा और प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो लेट्स सपोज इस वक्त ये जो वेव आपको नज़र आ रही है इसमें जो वेक्टर नज़र आ रहे हैं, अगर मैं वो आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, किसी भी जगह पे अगर आप देखें, जब ये हम इस पॉइंट पे देखते हैं तो हमारा वेक्टर कुछ यहाँ पे बनेगा, इस पॉइंट पे वेक्टर कुछ इस तरह से बनेगा, इस पॉइंट पे वेक्टर, ये स्टूडेंट्स हमें डिफरेंट वेक्टर्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त इन दोनों वेक्टर्स को स्टूडेंट्स हम लोग किस तरफ से देख रहे हैं, इमेजिन करिएगा ज़रा, इन सारे वेक्टर्स को स्टूडेंट्स इस वक्त हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मेरी तरफ था, तो यहाँ से खड़े होकर हम इन्हें देख रहे हैं, तो ये हमें सारे वेक्टर्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप इनको फ्रॉम वाई एक्सिस देखें, इस डायरेक्शन से देखें जो बिल्कुल वाई एक्सिस वाली लाइन पे नज़र आ रही है, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर आप इन्हें देखें, तो आपको ये पूरी वेव जो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करती हुई नज़र आ रही है ये इस डायरेक्शन में नज़र नहीं आएगी, बल्कि आपको सिर्फ उस पर एक वेक्टर नज़र आएगा जो ऊपर और नीचे ट्रैवल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स जो लाइट का भी वेक्टर है वो भी हमें इसी फॉर्म में नज़र आता है, यानी आप कह सकते हैं कि अगर लाइट का एक वेक्टर हम लोग देखें तो लाइट का एक वेक्टर अगर हम साइड से उसका व्यू लें तो ये वो एक वेक्टर हमें कुछ इस फॉर्म में बना हुआ नज़र आ रहा होगा, ये लाइट का एक वेक्टर कहलाता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग जनरल लाइट की बात करें तो वो लाइट किस तरह से जनरेट होती है और हम उसे पोलराइज्ड या अनपोलराइज्ड कब कह सकते हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक सब्जेक्ट बन जाता है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्रिस्टल है जिसमें बहुत सारे एटम्स मौजूद हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको वो एटम्स
स्फेरिकल बॉल्स की शक्ल में बना के दिखा रहा हूँ। अब हमें पता है कि जब हमने लाइट जनरेट करनी होती है तो हम किसी तरह से इन एटम्स को एक्साइट करते हैं और ये एक्साइट होने के बाद डी एक्साइट होते हैं और डी एक्साइटेशन से ये रेडिएशन एमिट करते हैं जो किसी भी लाइट की शक्ल में हमारे पास मिल सकती है। अब इमेजिन करें स्टूडेंट्स कि ये जो डिफरेंट एटम्स हैं, हमने इनको एनर्जी दी, एनर्जी की वजह से ये एक्साइट हुए और फिर डी एक्साइट हुए, तो हर एक एटम ने लाइट की एक वेव जनरेट की जिसको आगे की तरफ भेजा। अब लेट्स सपोज इमेजिन करें ये जो एटम हमारे पास नज़र आ रहा है इसने इस डायरेक्शन में लाइट का एक वेक्टर बनाया। इसी तरह से इसकी जो ऑसिलेशन थी उसमें जो लाइट जनरेट हुई वो इस डायरेक्शन में जनरेट हो गई, इसने जो लाइट जनरेट की वो इस डायरेक्शन में जनरेट हो गई। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे देखते जाएं तो डिफरेंट एटम्स जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर लाइट के जो है वेक्टर्स वो जनरेट करते हैं और फिर लाइट जो है वो ट्रैवल करती है और आगे की तरफ जाती है। अब स्टूडेंट्स ये बिल्कुल एक रैंडम सा प्रोसेस है कि हमारे पास अरबों की तादाद में एटम्स मौजूद हैं जिस भी मटेरियल को हम लोग एनर्जी दे के एक्साइट और डी एक्साइट कर रहे हैं, और उन अरबों की तादाद में मौजूद एटम्स ने हर एक ने एक ख़ास डायरेक्शन में एक लाइट का वेक्टर जो है वो जनरेट करना है। अब ये सारे जो लाइट के वेक्टर्स जनरेट होते हैं ये सारे इकट्ठे हम तक पहुंच रहे होते हैं। तो अगर आप एक सादा सिंपल बल्ब की एग्जांपल ले लें या सूरज से आने वाली रोशनी की एग्जांपल ले लें तो वो बिल्कुल इसी तरह से जनरेट हो रही होती है कि इंडिविजुअली एक एटम ने अपना कंट्रीब्यूशन देना है और वो किसी एक डायरेक्शन में ऑसिलेट करती हुई वेव की शक्ल में देना है। लेकिन जब ये हम तक पहुंचती है तो ये सारे जो हैं वो कंबाइन हो गए होते हैं और फिर जो लाइट हमारे पास पहुंच रही है स्टूडेंट्स, अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूं तो उसको फिर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे हमारी बुक में भी दिखाया हुआ है कि एक बल्ब से जो आने वाली लाइट है वो कुछ इस फॉर्म में होती है। यानी वो जो लाइट हमें मिलती है वो लाइट हर एक डायरेक्शन में ऑसिलेट करती हुई हमारे तक आ रही होती है। जैसे मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा रहा हूँ कि कोई डायरेक्शन, कोई भी प्लेन खाली नहीं बचता जिस प्लेन में लाइट ना हो, बल्कि लाइट 3 डायमेंशंस में हर एक प्लेन में ऑसिलेट करते हुए हमारे तक पहुँच रही होती है, जैसे कि स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता चला कि ये जो लाइट हम तक पहुंचती है उसके जो वेक्टर्स हैं वो वेक्टर हर एक प्लेन के अंदर मौजूद होते हैं और हर एक प्लेन में, जैसे ये एक प्लेन की हम लोग बात कर रहे थे, अब वो एक प्लेन नहीं रहा बल्कि वो लातादाद प्लेन्स हमारे पास आ गए हैं जिनके अंदर वो लाइट मूव करते हुए हमारे पास आ रही होती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो लाइट हमारे पास आती है ये जो कि हर प्लेन में जिसका वेक्टर मौजूद है हम इसे कहते हैं ये अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। ये है स्टूडेंट्स जो हमें मिल रही होती है, जो हम वाइट लाइट देख रहे हैं, सूरज से आने वाली रोशनी देख रहे हैं, हमारे बल्ब से जनरेट होने वाली लाइट देख रहे हैं, ये सारी की सारी अनपोलराइज्ड लाइट कहलाती है। अब स्टूडेंट्स अगर इस अनपोलराइज्ड लाइट को हम लोग देखें और फिर देखें कि पोलराइज्ड लाइट में क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है, जैसे मैंने आपको बताया कि वेव की पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है कि अगर सिर्फ एक ही प्लेन में वेव मौजूद हो तो उसका मतलब होता है कि वो वेव जो है वो पोलराइज्ड है और जिस प्लेन में वो मौजूद है उस प्लेन के अकॉर्डिंगली विद रिस्पेक्ट टू दैट प्लेन दैट वेव इज पोलराइज्ड। अब स्टूडेंट्स अगर इस तरह की हमारे पास एक लाइट हो तो हम इसको भी पोलराइज कर सकते हैं, हम इसे एक प्लेन के अंदर कन्फाइन कर सकते हैं और इसको प्लेन में कन्फाइन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे भी जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेथड्स टू प्लेन पोलराइज अ लाइट। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। जो दूसरा मेथड है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है रिफ्लेक्शन फ्रॉम डिफरेंट प्लेन्स। तीसरा जो मेथड है स्टूडेंट्स हमारे पास वो है रिफ्रैक्शन और जो चौथा मेथड है हमारे पास स्टूडेंट्स वो है स्कैटरिंग फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल्स। अब स्टूडेंट्स ये चार मेथड्स हैं जिन चारों मेथड से हम किसी भी लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। हमारी बुक में सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन जो सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है ये डिस्कस किया गया है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग जो है उसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया जा गया।
तो हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं कि सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन सबसे पहले होती क्या है। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये एक इस तरह की एब्जॉर्प्शन है जिसमें हम लोग डिफरेंट प्लेन्स में आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसमें से सिर्फ एक प्लेन की लाइट को आगे जाने देते हैं, बाकी सारे प्लेन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो मटेरियल लाइट को एब्जॉर्ब कर सके स्पेसिफिक एक्सिस के अंदर और बहुत सारे एक्सिस में से उसे आगे ना जाने दे। इस तरह का जो मटेरियल है हम उसे नाम देते हैं पोलराइज़र का। पोलराइज़र एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें एक एक्सिस ऐसा होता है कि वो लाइट को पास करने देता है, लेकिन बाकी एक्सिस में से वो लाइट को पास नहीं करने देता। हम उस एक्सिस को नाम देते हैं पास एक्सिस का। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसको देखें तो कुछ ऐसे इमेजिन करें कि हमारे पास इस तरह से ये एक लाइट जो है ये डिफरेंट हमने प्लेन्स में ली हुई है। सिर्फ समझने के लिए हम इसे ऐसे समझते हैं कि ये डिफरेंट प्लेन्स में नहीं है, ये सिर्फ दो प्लेन्स के अंदर मौजूद है, जिसमें एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारे पास नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर लाइट मौजूद है, और एक हमें ये वर्टिकल प्लेन नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये लाइट हमारे पास मौजूद है, सिर्फ दो प्लेन्स के अंदर मौजूद है। अब इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम एक एनिमेशन जो है उसे देखते हैं। इमेजिन करें कि ये जो लाइट है किसी सोर्स में से जनरेट होकर आगे की तरफ जा रही है, जो टॉर्च बल्ब कुछ भी हो सकता है, और इसके रास्ते में हम लोगों ने एक मटेरियल ऐसा प्लेस कर दिया है जो मटेरियल ख़ास एक्सिस में से तो लाइट को पास करने देगा, लेकिन बाकी एक्सिस में से लाइट को ब्लॉक कर देगा। तो स्टूडेंट्स जो वर्टिकल एक्सिस है हमारे पास ये है पास एक्सिस। अब ये जो पास एक्सिस है ये लाइट को आगे जाने देगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है उसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया हुआ है। तो इसका मतलब है आधी लाइट जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग जा रही थी उसको तो इसने ब्लॉक कर दिया, सिर्फ वर्टिकल एक्सिस वाली लाइट आगे गई तो 50% इंटेंसिटी इसकी रह गई और बाकी जो लाइट की इंटेंसिटी थी वो ख़त्म हो गई। इसका मतलब हुआ कि पोलराइज़र से पास करने के बाद इस केस में आधी लाइट जो है वो बाकी बची इंटेंसिटी के केस में, लेकिन वो जो आधी लाइट है अगर आप इमेजिन करें और देखें उसे तो हमें नज़र आ रहा है वो तो सिर्फ एक ही एक्सिस के ऊपर मौजूद है। तो अगर वो लाइट एक ही एक्सिस के ऊपर मौजूद है तो हम लोग इसे क्या कह सकते हैं? हम इसे कह सकते हैं कि ये एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, क्योंकि अब ये दो एक्सिस में नहीं है बल्कि ये सिर्फ एक ही एक्सिस में मौजूद है। तो जो एक एक्सिस में मौजूद होगी तो हम तो उसे यही कहेंगे कि वो प्लेन पोलराइज्ड है। तो इसी तरह से ये लाइट भी हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाएगी। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि हमारे पास एक और इसी तरह का पोलराइज़र मौजूद है और उसका पास एक्सिस भी वर्टिकल है, तो हम उसे भी अगर इसके सामने प्लेस कर दें तो हम देखेंगे जो लाइट है जब उसमें से पास करेगी तो पास करने के बाद उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिस तरह से वो यहाँ से गुजरी थी पहले पोलराइज़र में से अगले में से भी बिल्कुल उसी तरह से गुजर जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमें पता यही चला कि अगर एक्सिस पास एक्सिस सेम रख के पैरेलल रख के हम लोग दो पोलराइज़र रखते हैं तो लाइट जो है उसमें से बिल्कुल वैसे ही पास कर जाएगी, उसकी इंटेंसिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन इमेजिन करें कि जो सेकंड हमारे पास पोलराइज़र था अगर हम इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस कर देते हैं तो परपेंडिकुलर अगर हम उसे रखेंगे तो ये जो दूसरा एक्सिस था हमारे पास लाइट का ये उसे भी ब्लॉक कर देगा और हमारे पास जो फाइनल में पहुंचेगी इसमें से पास करने के बाद वो लाइट बिल्कुल मौजूद नहीं होगी, उसकी इंटेंसिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ आ गई कि अगर हम लोग जानना चाहें कि कोई लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज्ड है या नहीं है तो हम इस तरह से उसको जान सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट आती है, यानी कोई लाइट पहले से दावा किया जा रहा है कि वो पोलराइज्ड है, तो उसके रास्ते में एक पोलराइज़र रखें और उस पोलराइज़र की डायरेक्शन को चेंज करना शुरू कर दें और डायरेक्शन के चेंज करने से अगर जो लाइट आगे पास करके जा रही है उसकी इंटेंसिटी में कमी आ जाती है तो इसका मतलब है वो लाइट पहले से पोलराइज्ड थी और अगर कमी नहीं आती तो इसका मतलब है वो लाइट पोलराइज्ड नहीं थी। अगर अनपोलराइज्ड लाइट लें हम लोग और उसको उसके सामने एक पोलराइज़र रखें और उसमें से पास होने के बाद लाइट को देखें तो वो क्या करेगा कि एक प्लेन की लाइट को तो आगे जाने देगा लेकिन बाकी सारे प्लेन्स को ब्लॉक कर देगा। अगर हम उसे रोटेट करते जाते हैं और लाइट हमारे पास इस तरह से मौजूद है जैसे हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग पे ली थी, तो इस केस में हमारे पास तो हर प्लेन के अंदर लाइट मौजूद है, तो पोलराइज़र ने लाइट को ब्लॉक तो कर देना है, उसकी इंटेंसिटी को कम तो कर देना है,
लेकिन वो इंटेंसिटी हर प्लेन के लिए इसी तरह से कम ही रहेगी। हम उसे रोटेट कराते चले जाएंगे तो हमारे पास जिस प्लेन से लाइट आ रही है वो प्लेन बदलता जाएगा, लेकिन जो ओवरऑल इंटेंसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर एक अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट में फ़र्क करना हो तो वो इस तरह से किया जा सकता है कि एक पोलराइज़र प्लेस करें और उसमें से गुजरने वाली लाइट को ऑब्जर्व करें, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और उसके आगे एक और पोलराइज़र प्लेस कर दें और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें। अगर उसकी डायरेक्शन को चेंज करने से आगे लाइट नहीं मिल रही तो इसका मतलब है कि वो लाइट जो है वो पोलराइज़ हो चुकी थी। अगर सिंगल पोलराइज़र से आपने चेक करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप एक पोलराइज़र को प्लेस करें लाइट के सामने तो जो हमें इंटेंसिटी मिलेगी लाइट की वो कम हो जाएगी। अब पोलराइज़र को रोटेट कराना शुरू कर दें। उसकी रोटेशन से हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक आधा प्लेन हमेशा ऐसा मौजूद रहेगा जो उसमें से पास करके आगे जा रहा होगा। लेकिन अगर उसको रोटेट करने पे इंटेंसिटी में फ़र्क आ जाता है, कमी आ जाती है, तो इसका मतलब है कि वो लाइट पहले से पोलराइज़ थी, ख़ास प्लेन अलाउ थे और उन्हीं प्लेन्स को हमारे पोलराइज़र ने ब्लॉक कर दिया और उसके ब्लॉक करने की वजह से वो फर्दर आगे नहीं जा सकी। अब स्टूडेंट्स, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन 2-3 हमारी बुक में भी मेंशन है। जैसे अगर आपके पास जो लाइट है वो किसी नदी या दरिया में ठहरे हुए पानी के ऊपर टकराती है तो वो भी इसकी कुछ प्लेन्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है और बाकी प्लेन्स को रिफ्लेक्ट कर देता है, और उस रिफ्लेक्शन की वजह से भी जो लाइट है वो पार्शली पोलराइज्ड हो जाती है। और इसी तरह से अगर आपके पास पोलराइज्ड सनग्लासेस हैं, आपको पता है कि उनको अगर हम प्लेस करेंगे अपनी आँखों के ऊपर तो जो इंटेंसिटी हमारे पास पहुँच रही है लाइट की वो काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप 2 पोलराइड ग्लासेस लेते हैं और उनको प्लेस करते हैं परपेंडिकुलर करके, जैसे कि हमारी बुक की फिगर में लिखा हुआ है, दिखाया गया है, तो फिर स्टूडेंट्स हमारे पास जो लाइट है वो बहुत थोड़ी पहुँचेगी और हम प्रैक्टिकली बहुत कम जो है वो देख सकेंगे। अब इसी से एसोसिएटेड एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी है स्टूडेंट्स, जो हमारे इस आर्टिकल के बिल्कुल आखिर में लिखा हुआ है, जिसमें हमें ये बताया हुआ है कि ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, 2 तरह के मटेरियल हैं। कुछ मटेरियल तो ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि जब उन पे लाइट फॉल करती है तो बहुत सारे प्लेन्स ब्लॉक हो जाते हैं, सिर्फ एक आधा प्लेन आगे की तरफ चला जाता है। लेकिन उसके साथ-साथ कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं कि जब उन पे लाइट पड़ती है और वो पहले से पोलराइज्ड होती है तो वो उसको उसके पोलराइज़ जो ऑलरेडी पोलराइज्ड लाइट है, जो जब वो उसमें से गुजरती है तो वो उसके प्लेन को ब्लॉक नहीं करते बल्कि उसे रोटेट करवा देते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक लाइट जो है जैसे वो वर्टिकल एक्सिस में जा रही है और जब वो उस मटेरियल में से पास करती है जो कि इस तरह से मौजूद है, तो लाइट जब इसमें से गुजरेगी तो गुजरने के बाद उसका प्लेन ऑफ ऑसिलेशन जो है वो चेंज हो गया होगा, लेकिन वो डिमिनिश नहीं हुआ होगा, वो ख़त्म नहीं हुआ होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई फिनोमिना हो रहा हो तो हम इसे कहते हैं कि ये रोटेशन है हमारे प्लेन की, और जो मटेरियल ये कर रहे होते हैं हम उसे ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल्स का नाम देते हैं कि जब उसमें से कोई भी लाइट पास करती है जो पोलराइज्ड होती है तो उसमें से पास करने के बाद उसका प्लेन बदल जाता है। जैसे कि हमारे पास बुक में भी मेंशन्ड है फिगर साइड बॉक्स की फॉर्म में, जिसमें बताया गया कि अगर हमारे पास शुगर का एक सॉल्यूशन हो और उसमें से लाइट पास करे तो वो जो लाइट है उसको सर्टेन प्लेन के ऊपर रोटेट कर देता है वो शुगर का सॉल्यूशन, और वो इस तरह से हमें मिलती है। जो पास करने के बाद लाइट होती है वो उसका जो रोटेशन का प्लेन है वो बदल गया होता है। तो इस तरह के मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल, और इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं ऑप्टिकल रोटेशन का, जिसमें हमारा प्लेन रोटेट कर जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास पोलराइजेशन और पोलराइजेशन ऑफ लाइट, किस तरह से लाइट जो है वो अनपोलराइज्ड या पोलराइज्ड हो तो उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, फ़र्क क्या होता है। उम्मीद है आपने अच्छे से समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।